चलिए, तो WBC का अध्ययन कर रहे थे और WBC के प्रकार की बात हो रही थी, ऐसी क्या? तो यहीं तक हम लोग पहुंचे थे। आज किसकी किसकी पहली क्लास है भाई? आज पहली क्लास है। क्या नाम है? दीपेश। और किसकी है बेटा? क्या नाम है? भारती। और पीछे भी कोई था क्या? अरे मोड़ा, क्या हो गया? हैरान परेशान घूम रहा है। ये बेटा भंडारा समेटो अपना, तो तुरंत से लंच ब्रेक होगा। सुबह सुबह भंडारा खोल के बैठ जाते हैं। चलिए, हमने बोला WBC दो प्रकार के होते हैं। एक कणिका युक्त, जिसे कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा कणिका विहीन, कणिका विहीन, जिसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। तो दो तरह के हो गए, एक कणिका युक्त और दूसरा कणिका विहीन। जो कणिका युक्त होते हैं उनके कोशाद्रव्य में दानेदार संरचना पाई जाती है, जिन्हें कणिका कहते हैं। ठीक है, तो क्या बात है कि इनके कोशाद्रव्य में, इनके कोशाद्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें N से व्यक्त किया जाता है। दूसरे होते हैं इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल जिसे E से व्यक्त किया जाता है। तीसरे होते हैं बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जिन्हें P से व्यक्त किया जाता है। कणिका विहीन की खास बात है कि इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। कणिकाएं का मतलब है दानेदार संरचना। इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। तो जो श्वेत रक्त कणिका है वो दो प्रकार की, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका युक्त तीन प्रकार के, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और कणिका विहीन दो प्रकार के। एक हो गया लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जिन्हें L से व्यक्त किया जाता है। और दूसरे होते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट जिन्हें M से व्यक्त किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की WBC कुल पाई जाती है। मूलभूत प्रकार है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, पहली हेडिंग डालो न्यूट्रोफिल। हटा दें? नहीं।
पहले बात करेंगे किसकी? न्यूट्रोफिल की। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। न्यूट्रोफिल कुल डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका प्रतिशत लगभग 60 से 65% तक पाया जाता है। कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65%। तो सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें जो केंद्रक है वो कई पालियों में बिखरा हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि हमने बोला कि ये कणिका युक्त है तो इसके कोशाग्र में दानेदार संरचनाएं दिखाई देंगी। व्यास इसका जो मिलेगा वो लगभग 7 माइक्रोन के आसपास मिलेगा। तो अब बात आती है कि केंद्रक में 3 से लेके 5 पालियां पाई जा सकती हैं। कितनी पालियां? ये लोब होते हैं पालियां। एक ही केंद्रक है जो 3 भाग में बिखरा हुआ है, बटा हुआ नहीं। क्या है? बिखरा हुआ। तो इसे लोब या पाली कहते हैं। तो कितनी पालियां हो सकती हैं? 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। यानी ये कई रूप में पाई जा सकती हैं। 3 पालियों वाला रूप भी हो सकता है, 4 पालियों वाला रूप भी हो सकता है और 5 पालियों वाला रूप भी हो सकता है। नीचे कुछ दूसरा कुछ पढ़ रहे थे। कितनी पालियां पाई जाती? 3 से 5। तो इनके कई रूप होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुरूपिया कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। और उसके लिए एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पॉलीमॉर्फ। क्या नाम दिया गया है? पॉलीमॉर्फ। तो न्यूट्रोफिल्स को और क्या नाम दिया जाता है? पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। पॉली मतलब बहु, मॉर्फ मतलब रूप, मॉर्फ मतलब क्या होता है? आकार। कई आकार, कई रूपों का तो बहुरूपिया। सबसे अधिक प्रतिशत हो गया। फिर उसके बाद कार्य इनका महत्वपूर्ण है। तो कार्य में क्या करते हैं? भक्षण। भक्षण जिसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। भक्षण जिसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई बाहरी कण अगर शरीर में आया है, बाहर से कोई कण शरीर में आया है, कोई जीवाणु विषाणु शरीर में आया है, कोई कोशिका है जो नष्ट हो गई है, उसका कुछ टूटा हुआ भाग शरीर में घूम रहा है, कोई आधी टूटी हुई कोशिका शरीर में घूम रही है, तो उस सबको क्या करेंगे? खा पी के खत्म कर देंगे और उस क्रिया को कहते हैं भक्षण या फैगोसाइटोसिस। ये कार्य है किसका? न्यूट्रोफिल्स का। लिखो। कुछ लोग देख रहा हूँ क्लास में एक दिन आ रहे हैं, एक दिन नहीं आ रहे हैं, फिर एक दिन आ रहे हैं, एक दिन गायब हो रहे हैं। क्या केजरीवाल बन गया क्या तुम लोग? इवेंट आर्ट चल रहा है। बोले सोमवार बुधवार शुक्रवार को आएंगे, मंगलवार गुरुवार शनिवार को नहीं आएंगे। ऐसा कुछ है क्या? किश्तों में पढ़ाई करनी क्या? रोज आइए भाई। और ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है इसके भरोसे मत रहिएगा, क्लास के भरोसे। जो साल भर का लेक्चर मैं आज ही आपको दे दूंगा और फिर साल भर क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। कौन है ऐसा जिसको चाहिए साल भर का लेक्चर? आज ही मैं दे देता हूँ पूरे साल भर का लेक्चर, करिए उसको कंप्लीट, क्लास में एंट्री बंद कर दूंगा। ठीक है, इसलिए क्लास में आना शुरू करो।
व्यक्ति को जीवंत देखो, वीडियो बाद में देख लेना। चलो लिख लिया। अब आते हैं दूसरी, कौन सी है भाई? दूसरी है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स, इसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, किस रूप में? ई। एसिनोफिल मत लिख देना, इओसिनोफिल। क्या लिखेंगे? इओसिनोफिल। ठीक है। इसका भी जो व्यास है वो 7 से 8 माइक्रोन तक पाया जाता है। इसके केंद्रक में 2 पालियां पाई जाती हैं और देखने में जो केंद्रक है वो हेडफोन जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? देखो ये हेडफोन जैसा दिख रहा है। हाँ, इओसिनोफिल। मात्रा कितनी है इसकी? 3 से 5%। 2 पालियों वाला केंद्रक, 2 पालियों वाला केंद्रक देखने में कैसा दिखता है? हेडफोन जैसा। कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। किसको किसको कार्य याद है? जरा हाथ ऊपर करो। हाँ बेटा बताओ क्या कार्य? एनर्जी को कम करता है एक, और दूसरा शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है या नष्ट करता है। तो कार्य में 2 कार्य आ जाते हैं। एक एलर्जी, एलर्जी पे यहां लगेगा। हाँ, एलर्जी को क्या करता है? कम करता है। और दूसरा जिसको हम कहते हैं निर्विषीकरण। निर्विषीकरण यानी शरीर से विषैले पदार्थों को कम करता है। शरीर से विषैले पदार्थों को कम करता है। शरीर से विषैले पदार्थों को कम करता है। ये 2 कार्य हैं किसके? इओसिनोफिल। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा कौन सा था? बेसोफिल। इसको बी से व्यक्त किया जाता है। जब इसको देखेंगे तो इसका केंद्र कैसा लगेगा? विभाजित हो रहा है, मतलब विभाजित होने वाला है, लेकिन कभी विभाजित ऐसा ही बना रहता है। तो हम बोलेंगे अपूर्ण 2 पालियां, अपूर्ण 2 पालियां इसमें पाई जाती है और कणिकाएं उपस्थित होती है। प्रतिशत इसका सबसे कम पाया जाता है, 1% से भी कम। अपूर्ण 2 पालियां पाई जाती है और कार्य महत्वपूर्ण है। ये एलर्जी को बढ़ाता है। किसके साथ मिलकर कार्य करता है? मास्ट सेल यानी मास्ट कोशिका के साथ मिलकर कार्य करता है।
करता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं IgE और मास्ट कोशिका के साथ मिलकर कार्य करता है। IgE भी एलर्जी के लिए कार्य करता है। मास्ट कोशिका क्या स्रावित करती है? हिस्टामिन। मास्ट कोशिका किसका स्राव करती है? हिस्टामिन। और इसी हिस्टामिन से एलर्जी उत्पन्न होती है। तो एलर्जी क्रिया में बेसोफिल, IgE, मास्ट कोशिका ये मिलकर कार्य करती हैं, तब एलर्जी उत्पन्न होती है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब प्रतिरक्षा तंत्र में एलर्जी की बात आएगी। मानव रोग और स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है। हाँ, जो डाउट है तो हमसे पूछ लो। उसको कुछ नहीं आता, उससे आता है। अंधों खाना राजा है वो। अच्छा, नहीं आता होगा, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। आता है बेटा? देखो बोले नहीं आता तो बोल रही आता। हाँ, किसको? अरे सब आता है, बहुत से ऐसे बैठे हैं हमसे ज्यादा आता है। बस पेपर जब सामने आता है तो सब गायब हो जाता है। हाँ, एक विद्यार्थी हमेशा अपने शिक्षक से आगे रहता है। पूछो क्यों? विद्यार्थी हमेशा अपने शिक्षक से आगे रहता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने अपने जीवन का जो ज्ञान होता है उसको आसान तरीके से किसको दे दिया होता है? विद्यार्थी। तुम्हारे दिमाग में जो ज्ञान है वो आपके शिक्षकों का अनुभव, उनके ज्ञान का निष्कर्ष है जो आपके पास है। बहुत फिल्टर नॉलेज होता है, कई स्तर पे उसको छाना गया होता है, तब जो अर्क निकल के सामने आता है वही विद्यार्थियों के पास जाता है। नए टीचर पुराने टीचर में यही फर्क होता है। जो पुराना टीचर होता है, जैसे अगर मैं नीट की बात करूं तो एक टीचर को बोला था 6 साल कम से कम लगते हैं। नया कोई टीचर आता है वो खूब पढ़ाता है, काम का इतना बेकाम का इतना। और जब अनुभव आ जाता है तो टीचर केवल वही पढ़ाता है जो उसे मालूम होता है कि ये आएगा। इसी को अनुभव बोलते हैं। अब तुम लोगों को जो मिलता है वो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे 15 साल का जो अनुभव उसका निचोड़ वो आपको मिल जाता है। आपको पता, अब उसमें भी तुम लोग का हाय बाबा मचा रहता है, अरे सर कौन पढ़े। मैं बार बार बोलता हूँ, पिछले साल भी कहा था, इस साल भी कह रहा हूँ, कोचिंग पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होता। आप बिना कोचिंग के भी सिलेक्ट हो सकते हो। फर्क क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ। मैं अपना अनुभव एज ए स्टूडेंट भी बता रहा हूँ, एज ए टीचर भी बता रहा हूँ। जैसे एक दो चैप्टर है, एक एनिमल किंगडम है और एक इवोल्यूशन है, इतने जटिल चैप्टर हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको अपने स्तर पे समझो, आपको 5 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? ये 2 चैप्टर में, एक में 5 साल लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर का PhD मांगते हैं भाई। इसमें बहुत, इसका जो पूरी कहानी हो कहीं लिखी नहीं है, वो आती है शोध से। तो आप जब अपने स्तर पे पढ़ोगे तो कम से कम 5-10 साल में,
जब टीचर वही पढ़ाता है तो मुश्किल से 12 घंटे में पढ़ा देता है। कोचिंग और टीचर, फिर से बोल रहा हूं, कोचिंग पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कोचिंग से सिलेक्शन का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। बस तुम लोग के मन में आता होगा कि सर लोग इतना बढ़िया पढ़ा लेते हैं, ठीक ठाक तो पढ़ा ही लेते हैं, बढ़िया नहीं तो है सर लोग। घर में तो बच्चे जो है, जो घर परिवार में, अरे कोई नहीं पढ़ता, घर की मुर्गी दाल बराबर आती है। जिसके घर में टीचर रहता है ना, उसके घर में बच्चे नहीं पढ़ते। बहुत सही बात है। और अगर ऐसा होता कि मेरे पढ़ाने से या किसी भी टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन 100% होता, तो टीचर तो सबसे पहले अपने घर वालों का सिलेक्शन करवाता। तुम लोग का तो नंबर ही नहीं आता नहीं आता। तो गारंटी मत बोलना कभी, और जो गारंटी बोले वो समझ लो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या तो कुछ का कुछ सेटिंग वोटिंग किया है। समझ रहे हो? कल मैंने एक वीडियो डाला, देखा होगा तुम लोगों ने, आया था नहीं आया था? तो उसमें मैंने बोला कि भाई जो नीट का एग्जाम क्यों होता है, योग्य लोगों को अलग करने के लिए ना। तो जो ईमानदारी से जो योग्य लोग छांटे गए हैं उनको क्यों परेशान करना, उद्देश्य ही इस एग्जाम का यही था। तो जो बच्चे मेहनत से नंबर ला रहे हैं, दोबारा रीनीट में उनको क्यों घसीटो? क्योंकि ये बात इस साल की नहीं, अगले साल आपके साथ होगा तो फिर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब इसमें जानते हो डिस्टर्ब कौन करते हैं? भाई जो गालियां पड़ी मुझे पूछो मत भाई, सीधी सी बात है, 98% बच्चे चिल्ला रहे हैं रीनीट रीनीट। और अगर मैं बोलूं कि भाई रीनीट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो योग्य कैंडिडेट हैं उनके साथ अन्याय होगा, तो 98% की भावनाओं के विरुद्ध मैं बोल रहा हूं, तो उनकी भड़ास कैसे निकलेगी, समझ ही रहे हो? एक बात। दूसरी बात ये कि ये कहानी अगले साल फिर भी तो हो सकती है, आपके साथ हो सकती है। आप मेहनत करोगे, योग्य होगे। अब हर बार कोई रीनीट चिल्लाता रहे कि नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो रीनीट कराओ, दोबारा से कराना है। ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ेंगे। अगर हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, ऐसा क्या? हाँ। अब इसमें सबसे बड़ी कहानी जानते हो किसकी है? जो 550 से 600 के बीच है। भाई साहब इनने सोचा नहीं था कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, इनने इतनी मेहनत की थी कि ये बाउंड्री तक पहुंच जाए। अब वो सोच रहे हैं कि रीनीट अगर एक बार और हो जाए तो 1 महीने की हम मेहनत और कर देंगे और 650 650 तक पहुंच सकते हैं। वो ज्यादा चिल्ला रहे हैं। अरे मेहनत करो, अगली बार दो, अपनी योग्यता साबित करो। अगली बार के तो तुम प्रबल दावेदार होगे ना, प्रबल दावेदार। और नीट को ऐसा तो नहीं होता कि आदमी सोया था उठ के गया और देके चला गया। आप जानते हो, आपने खुद अनुभव किया है कि नीट का एग्जाम 1 साल भर की प्रक्रिया है, पढ़ाई जो होती है। और उस प्रक्रिया के बाद सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम वाले दिन अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना। एग्जाम वाले दिन अगर किसी का दिमाग खराब है तो क्या वो उस दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सीधी सी बात। लोग कहते हैं कि अरे जो पढ़ने वाले हैं वो दोबारा दे सकते हैं। क्यों दोबारा देंगे भाई? कुछ लोग कहते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं वो दोबारा दे देंगे। क्यों दोबारा देंगे? तुम्हारे बाप करा जाए तो दोबारा देते रहे। फिर तुम बोलोगे फिर एक बार, जब एक बार हो रहा था तो मेहनत करनी थी। ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा। हर बार जिसका नहीं होगा वो चिल्लाएगा रीनीट कराओ रीनीट कराओ। वैसे तो ये हर साल चिल्लाते हैं रीनीट, ये पहले साल नहीं है। कहीं कहीं थोड़ी गड़बड़ी हो जाती तो अलग बात रहती।
जैसे एक ऐसा है, समझो ये कहानी ऐसी है कि दो पहलवान हैं, उनके बीच कुश्ती हुई, एक ने दूसरे को हरा दिया। अब जो हार गया कह रहा नहीं एक बार और होगा, कह रहा नहीं बेईमानी हुई है, एक बार और होगा। अरे क्यों होगा? भारत वर्ल्ड कप फाइनल हारा तो क्या कहोगे? नहीं एक बार और होगा। हवा उड़ी थी ना 2-3 दिन कि वर्ल्ड कप फाइनल दोबारा होगा, हुआ फाइनल? नहीं, अब तो T20 चल रहा है, इससे पहले वाला जो पिछले नवंबर में हुआ था, 19 नवंबर को, तो जब हारे थे क्या दोबारा से वर्ल्ड कप हुआ था? नहीं तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा, हम जिता के मारेंगे तुम्हें। हार गए अगली बार के लिए तो नाटक बना के रखा है। तो होते ना छोटे बच्चे होते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो एक बार हार जाते, नहीं दोबारा कराओ, फिर दोबारा मार खाते हैं। अगला आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जिसे व्यक्त करते हैं एल से। इनका प्रतिशत कितना है? 20 से 25%। 20 से 25% लिम्फोसाइट्स। सबसे पहली बात है, आकार के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। देख लो, आकार के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। छोटी और बड़ी। जो छोटी लिम्फोसाइट होती है उसका आकार 6 माइक्रोन तक, व्यास जो है 6 माइक्रोन तक पाया जाता है। और जो बड़ी लिम्फोसाइट होती है उसका व्यास 16 माइक्रोन तक पाया जाता है। इसको बोलते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट और इसको बोलते हैं लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। विभेदन के आधार पर भी ये 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? विभेदन, यानी ये विकसित कैसे हो रही है। 2 प्रकार में, एक होता है बी लिम्फोसाइट जिसका विभेदन अस्थिमज्जा में होता है, और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट जिसका विभेदन थाइमस में होता है। बी लिम्फोसाइट का विभेदन अस्थिमज्जा में, टी लिम्फोसाइट का विभेदन थाइमस में।
बी लिम्फोसाइट का विभेदन अस्थिमज्जा में और टी लिम्फोसाइट का विभेदन थाइमस में। कार्य फिर पूछा जाता है, कार्य। ये प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं, प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं और एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं और एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। किसका उत्पादन करती हैं? एंटीबॉडी का। प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं और एंटीबॉडी का उत्पादन। तो कुल मिलाकर ये दोनों कार्य किसके लिए हैं? प्रतिरक्षा के लिए। लिम्फोसाइट लिख लिया। पांचवा आ जाओ, मोनोसाइट। मोनोसाइट को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एम से। मोनोसाइट को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एम से। ठीक है। जब हम मोनोसाइट को देखेंगे बच्चों, तो इसका केंद्रक हमें, अच्छा सबसे पहले प्रतिशत कितना होता है? तो 5 से 8%। इसका केंद्रक किडनी के आकार का पाया जाता है। केंद्रक किडनी या यू आकार का, यू आकार का पाया जाता है। यहां पर देखो ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं किडनी का आकार या यू आकार। कार्य इसका भी जो आता है वो है भक्षण। भक्षण यानी फैगोसाइटोसिस। व्यास महत्वपूर्ण है। 20 माइक्रोन सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। व्यास कितना है? 20 माइक्रोन, और ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो कि मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। अगर लिख लिया तो दोबारा मत लिखना। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। एक पॉइंट दूसरा लिखो, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट दोनों कोशिकाएं भक्षण के लिए कार्य करती हैं। दोनों कोशिकाएं भक्षण के लिए कार्य करती हैं, किंतु मोनोसाइट रक्त में उपस्थित
किंतु मोनोसाइट रक्त में उपस्थित मुख्य भक्षक कोशिका, किंतु मोनोसाइट रक्त में उपस्थित मुख्य भक्षक कोशिका, रक्त में उपस्थित मुख्य भक्षक कोशिका होती है। रक्त में उपस्थित मुख्य भक्षक कोशिका होती है। रक्त में उपस्थित मुख्य भक्षक कोशिका होती है। मुख्य भक्षक कोशिका होती है। अच्छा, अब कभी हमारी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बोलता है पहले खून की जांच कराओ, ब्लड रिपोर्ट मंगाता है। तो ब्लड रिपोर्ट में सबसे पहले इन्हीं कोशिकाओं को देखता है कि इन कोशिकाओं की संख्या में परिवर्तन तो नहीं। यदि किसी में बैक्टीरियल संक्रमण होगा, कौन सा संक्रमण? बैक्टीरियल, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। और यदि किसी में वायरल संक्रमण होगा तो उसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो लिखो, बैक्टीरियल संक्रमण में, बैक्टीरियल संक्रमण में, बैक्टीरियल संक्रमण में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। बैक्टीरियल संक्रमण में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। बैक्टीरियल संक्रमण में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या? न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। वायरल संक्रमण में लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ी हुई पाई जाती है। वायरल संक्रमण में लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ी हुई पाई जाती है। वायरल संक्रमण में लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ी हुई पाई जाती है। अगली हेडिंग डालो, प्लेटलेट्स या पट्टिकाएं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या पट्टिकाएं, देखो, रक्त में उपस्थित असमान आकार की, रक्त में उपस्थित असमान आकार की सबसे छोटी, रक्त में उपस्थित असमान आकार की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। रक्त में उपस्थित असमान आकार की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। असमान आकार की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? प्लेटलेट्स। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, जहां कुछ बड़ी कोशिकाएं, कुछ बड़ी कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं मेगाकैरियोसाइट्स, जहां कुछ बड़ी कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं कौन सी हैं? मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है।
इस समय सबकी कहानी वही चल रही है। दिन में लगभग 150 से 200 फोन आते हैं, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? अरे मैं कोक शास्त्र थोड़ी पढ़ा हूं कि जो मैं बोल दूंगा वही होगा। ऐसा है क्या कि मैं जो बोल दूंगा वही होगा? अब वर्तमान स्थिति ये है कि सही बताऊं तो जब तक एमपी की लिस्ट नहीं आएगी मैं भी नहीं बता सकता। एमपी की जो रैंक लिस्ट आएगी वो 10 तारीख तक आएगी। पहले तो एक नई मेरिट लिस्ट आएगी 1 तारीख को, सबकी रैंक ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद जो एमपी की मेरिट लिस्ट है वो आएगी, और एमपी की जब मेरिट लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि एमपी में कितने कॉलेज, मतलब तो देख अननोन नंबर ही उठाना मैंने बंद कर दिया। कभी कभार उठा लेते हैं तो, और कितने रिप्लाई दो? 100 तो डेली मतलब फोन आते हैं 100, और मैसेज और कमेंट अलग आते हैं। हाँ? अरे तो पीए वो थोड़ी बता पाएगा क्या बोले। एक बच्चा पूछ रहा है, सर 500 नंबर पे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिलेगा क्या? भाई प्राइवेट के बारे में तो हम कुछ बताते ही नहीं है। सबसे पहली बात, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में हम कोई, क्योंकि वहां पारदर्शिता नहीं होती। भाई जितनी सीट है उसमें से 50% सीट वो 1-1 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, और जो बची 50% उसमें से हर बच्चा उतनी फीस दे नहीं पाता, तो जो बचती है वो भी बेच देते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा गेम होता है। गेम समझते हो? बताओ तुम लोगों को गेम, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का गेम। जैसे ही कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस वाला है, जैसे ही काउंसलिंग शुरू होने वाली होती है उस कॉलेज की मान्यता ही खत्म हो जाती है। कॉलेज ये जानबूझकर करवाता है कि काउंसलिंग में भाग न लेना पड़े। जैसे ही आप देखोगे, जैसे काउंसलिंग होने वाली होगी ना, अखबार में आएगा इन कॉलेजों की मान्यता खत्म हो गई। तो पता चला कि जो पहली काउंसलिंग थी, दूसरी काउंसलिंग थी, तीसरा राउंड था, उसमें वो कॉलेज का नाम ही नहीं है। और आखिरी राउंड जो पॉपअप राउंड होने वाला होगा, तुरंत मान्यता वापिस आ जाती है। और जब मान्यता वापिस आती तो वो अपने कैंडिडेट पहले से सेट करके रखते हैं, आखिरी राउंड में सबको ले भरो एडमिशन भरो, शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जो है ये चलता है। ये जैसे मैं आपको बताऊं कि जो नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं ना प्राइवेट वाले, वो शुरू में भाग नहीं लेते काउंसलिंग, वो आखिरी राउंड में भाग लेते। मान्यता कभी सुना है कोई मेडिकल कॉलेज बंद हो गया? कभी नहीं। हर साल मान्यता जाती है, तो जैसे आखिरी राउंड काउंसलिंग का होने वाला होता है वो वापिस आ जाता है। अभी कल, मतलब क्या मजाक है, सोचिएगा। कल का अखबार उठाइए, उस अखबार में लिखा है कि मध्य प्रदेश में 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज की मान्यता खत्म हो गई। कल का अखबार में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, कल। और उन 7 यूनिवर्सिटीज में जानते हो कौन कौन सी हैं? एक है आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का एकमात्र इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है, एकमात्र। उसकी मान्यता खत्म कर दी, यानी उससे संबंधित जितने कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं वो सब अवैध हो गए। बीई जो बच्चे कर रहे हैं, बीई एमबीए, अगर उसकी मान्यता
मान्यता खत्म कर दिए तो उससे संबंधित कम से कम होंगे ना तो 500 कॉलेज होंगे। और इससे बड़ा मजाक सुनो, सबसे बड़ा वाला तो भी बचा है, ये छोटा वाला मजाक था। जबलपुर की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसकी मान्यता खत्म हो गई। भैया मध्य प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज हैं सबका यूनिवर्सिटी वही है। मतलब आज के दिन में गांधी मेडिकल कॉलेज अवैध कॉलेज है, अवैध है। वो किससे संबंधित है मान्यता प्राप्त? जबलपुर के मेडिकल विश्वविद्यालय से, और उसी की मान्यता खत्म हो गई तो गांधी मेडिकल कॉलेज की मान्यता कहां हो गई? वर्तमान आज के समय में ये मजाक है। मतलब मध्य प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने सरकारी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में जितने सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज हैं आज के दिन सब अवैध है। गजब का टोपी बाजा। तब करते रहिए मीटिंग लोग देख रहे हो। ये तो वही वाली बात है, मतलब कि आज के समय में मध्य प्रदेश का कोई भी मेडिकल कॉलेज वैध रूप से संचालित नहीं हो रहा, क्योंकि सबकी डिग्री कहां से आती है? जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में ही है, और वही क्या हो गई है? अमान्य हो गई। हम तुम जो पढ़ रहे सब फालतू बेटा, हम जो आपको पढ़ा क्या करोगे? अमान्य वाले मेडिकल कॉलेज में जाओगे। तुम लोग तो अखबार पढ़ते नहीं हो, है ना? नहीं पढ़, हाँ मैं पढ़ने के लिए। हाँ अभी एक दो घटनाएं भोपाल में हुई हैं। ये बैरागढ़ में सरकारी अस्पताल है, वहां एक डॉक्टर ड्यूटी में आया सुबह सुबह, ड्यूटी डॉक्टर था भाई, सुबह सुबह आया, उससे मरीज कह रहा है कि अरे उसे लिखा नहीं जा रहा भाई, यहाँ पर्चा यहाँ टेबल पे लिख रहा है। और मरीज से क्या कहता है? अरे ये ऐसे इलाज होता है। ऐसी दो घटनाएं। ये लोग चिकित्सा का जो क्षेत्र है ना उसके ऊपर कलंक है। क्या है? कलंक। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, जो फर्क सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर में होता है, वही फर्क सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर में। भाई सरकारी विभाग में काम करने पर जो डॉक्टर लोग हैं ना, उन लोग का दिमाग उड़ जाता है। वो लोग अपने को भगवान समझने लगे। ये नहीं समझते भगवान से नीचे है वो ना, भगवान ही है वो। और मजे की बात ये है, जब ये प्राइवेट में बैठते हैं ना, प्राइवेट प्रैक्टिस जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आदत तो वही होती है, लाइन लगा के आओ, पर्चा ले आओ। इनको ढंग से बात करने तक नहीं आता। इनको बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं, सभ्यता सीखनी पड़ती है। पढ़ा लिखा होना और सभ्य होना ये दोनों अलग बातें हैं बेटा। जैसे मैंने उस दिन बताया, पढ़ा लिखा होना और ईमानदार होना ये भी दोनों। आप अच्छे डॉक्टर बनो ना बनो, अच्छा इंसान जरूर बनो। ऐसा डॉक्टर मत बनना यार मेरे स्टूडेंट बन के कि तुम सुबह जा रहे हो, मैं वहीं आके दो झापड़ मारूंगा। मैं बोलूंगा ही नहीं मेरा विद्यार्थी।
ये वही है जो विद्या की अर्थी लेके जा रहे हैं। चलो, इसका भी जीवन काल होता है। जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। जीवन काल 1 से 4 दिन। एक से 4 दिन। सामान्य संख्या सामान्य संख्या क्या है भाई? सामान्य संख्या 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, ये इनकी सामान्य संख्या होती है। 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। यदि इनकी संख्या, अगला पॉइंट लिखो, यदि इनकी संख्या सामान्य से बढ़ जाए यदि इनकी संख्या सामान्य से बढ़ जाए यदि इनकी संख्या सामान्य से बढ़ जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस, यदि इनकी संख्या सामान्य से बढ़ जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस, यदि इनकी संख्या सामान्य से बढ़ जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अगला पॉइंट, और यदि इनकी संख्या सामान्य से कम हो जाए, यदि इनकी संख्या सामान्य से कम हो जाए, यदि इनकी संख्या सामान्य से कम हो जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यदि इनकी संख्या सामान्य से कम हो जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सामान्य से कम हो जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। सामान्य से कम हो जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगला पॉइंट, कार्य। ये रक्त स्कंदन के लिए कार्य करती हैं। ये रक्त स्कंदन के लिए कार्य करती हैं। प्लेटलेट्स किसके लिए कार्य करती हैं? रक्त स्कंदन के लिए। ये रक्त स्कंदन के लिए कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया ब्लड और उसकी तीनों कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगली हेडिंग डालो, रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। हाँ बेटा, एक माइक्रोन के लगभग होगा। क्या बताया है? एरो मतलब व्यास कितना? 1 माइक्रोन।
ध्यान से सुनना भैया, बात दिमाग से स्लिप ना हो जाए। रक्त स्कंदन, कभी अपन ने देखा है कहीं चोट लग जाती है, कहीं छिल जाता है, तो उसके ऊपर एक भूरे लाल रंग की पपड़ी जम जाती है और कुछ दिनों बाद वो पपड़ी वहां से हट जाती है और जो त्वचा है वो काफी कुछ पहले जैसे हो जाती है, हूबहू नहीं होती, काफी कुछ होती है, एक निशान रह जाता है। लेकिन वो जो पपड़ी जमती है उसको हम कहते हैं रक्त का थक्का, क्लॉट, और उसके बनने की जो क्रिया है उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन। अब कहानी शुरू होती है कि रक्त स्कंदन होता कैसे है। तो रक्त स्कंदन कोई या ब्लड क्लॉटिंग कोई एक चरण की अभिक्रिया नहीं है, इसमें एक के बाद एक कई चरण पाए जाते हैं। तो ये आपस में श्रृंखला के जैसे जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? श्रृंखला के जैसी। एक अभिक्रिया है, उसकी वजह से दूसरी अभिक्रिया होगी, उसकी वजह से तीसरी अभिक्रिया होगी, तो श्रृंखलात्मक तरीके से ये जुड़ी होती है। और जो भी अभिक्रिया श्रृंखलात्मक होती है उसे कहते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? एक शब्द यूज किया जाता है कैस्केड मैकेनिज्म। जैसे हम लोगों ने कभी अनुभव किया होगा कि ट्रेन स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो और सामने कोई मालगाड़ी खड़ी है, अचानक से वो चलने लगे तो ऐसी आवाज आती है ठक 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 ठक, एक के बाद एक। आगे से जो इंजन है वो आगे बढ़ता है तो वो अपने पीछे वाले बोगी को खींचता है, फिर वो दूसरी को खींचता है, और ये भी क्या है? श्रृंखलात्मक क्रिया होती है, और ये भी क्या कहलाता है? कैस्केड मैकेनिज्म। तो वैसा ही है रक्त स्कंदन। तो ये एक अभिक्रिया नहीं है, एक के बाद एक कई अभिक्रियाएं होती हैं, तो अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग रसायन की जरूरत होती है। और रक्त स्कंदन के लिए जो रसायन आवश्यक होते हैं उन्हें कहा जाता है स्कंदक कारक या क्लॉटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? स्कंदक कारक या क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं 13 की संख्या में पाए जाते हैं। कितने? 13। ऐसे अलग अलग रसायन हैं, कुछ कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं, और इनकी 13 की संख्या होती है। इन सभी स्कंदक कारकों यानी इन सभी रसायनों का निर्माण लीवर में होता है, और ये रक्त में उपस्थित होते हैं, असक्रिय रूप में पाए जाते हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये रक्त स्कंदन क्रिया में भाग लेते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। तो सामान्यतः ये असक्रिय होते हैं, और कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे ये सक्रिय होते हैं, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये श्रृंखला अभिक्रिया बढ़ती है। और वो घटना घटती है, कैसे घटती है हम लोग बात करेंगे। तो रक्त स्कंदन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चोट लगना। जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक रक्त स्कंदन शुरू नहीं होगा। सामान्य अवस्था में रक्त स्कंदित नहीं होगा। जब चोट लगेगी तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे रक्त स्कंदन शुरू होगा। अब देखते हैं कि है क्या इस प्रोसेस में, समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखो, रक्त स्कंदन एक सुरक्षात्मक अभिक्रिया है। रक्त स्कंदन एक सुरक्षात्मक अभिक्रिया है। रक्त स्कंदन एक सुरक्षात्मक अभिक्रिया है। रक्त स्कंदन एक सुरक्षात्मक अभिक्रिया है जो शरीर से होने वाले रक्तस्राव को रोकती है। जो शरीर से होने वाले रक्तस्राव को रोकती है। जो शरीर से होने वाले रक्तस्राव को रोकती है। कौन रोकता है भाई? ब्लड क्लॉट। देखो, ये अभिक्रिया श्रृंखलात्मक होती है।
इसलिए इसे कैस्केड मैकेनिज्म, ये अभिक्रिया श्रृंखलात्मक होती है, ये अभिक्रिया श्रृंखलात्मक होती है और इसलिए इसे कैस्केड मैकेनिज्म, और इसलिए इसे कैस्केड मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ये अभिक्रिया श्रृंखलात्मक होती है और इसलिए इसे कैस्केड मैकेनिज्म भी कहा जाता है, इसलिए इसे कैस्केड मैकेनिज्म भी कहा जाता है। कौन सा मैकेनिज्म कहते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा देखो, इस अभिक्रिया में कई प्रकार के रसायन आवश्यक होते हैं, कई प्रकार के रसायन आवश्यक होते हैं। कई प्रकार के रसायन आवश्यक होते हैं जिन्हें कई प्रकार के रसायन आवश्यक होते हैं जिन्हें स्कंदक कारक या क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें स्कंदक कारक या क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। स्कंदक कारक या क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। देखो, ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं, ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं, ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं तथा इनकी संख्या 13 पाई जाती है। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं तथा इनकी संख्या 13 पाई जाती है। अगला पॉइंट, सभी स्कंदक कारकों का निर्माण, सभी स्कंदक कारकों का निर्माण लिवर में होता है। सभी स्कंदक कारकों का निर्माण लिवर में होता है तथा ये असक्रिय रूप में पाए जाते हैं, तथा ये असक्रिय रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? असक्रिय। लिखो, ये स्कंदक कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये स्कंदक कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये स्कंदक कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्कंदन क्रिया में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्कंदन क्रिया में भाग लेते हैं, स्कंदन क्रिया में भाग लेते हैं। सभी स्कंदक कारक निम्न प्रकार से, सभी स्कंदक कारक निम्न प्रकार से हैं।
ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जिसमें पहले नंबर पे फिब्रिनोजेन, दूसरे नंबर पे प्रोथ्रोम्बिन, फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर कैल्शियम आयन चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे लेबाइल फैक्टर, छठवें नंबर के फैक्टर की अभी उपस्थिति सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर फैक्टर होगा। सातवें नंबर पे जो है उसे कहते हैं स्टेबल फैक्टर, आठवें पर जो है उसे कहते हैं एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, नौवें नंबर पे है क्रिसमस फैक्टर, 10वें नंबर पे स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11वें नंबर पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12वें नंबर पे हेगमैन फैक्टर और 13वें नंबर पे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये कुल 13 स्कंदक कारक पाए जाते हैं। इनका नाम और नंबर फिक्स है। आपको जो याद करना है वो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां। बाकी को याद हो जाए ठीक है, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 5 जरूर याद होने चाहिए। इनका नाम और नंबर 5 का तो हमें याद रखना है, पूरे का याद नहीं रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को टेस्ट है, फिर से याद दिला दूं, और ब्लड भी जोड़ दो उसमें। चलो यहां तक आएगा, रक्त स्कंदन तक आएगा, ठीक है। यानी परिसंचरण और रक्त स्कंदन, ठीक है। चलो अच्छी बात। आज दिन कौन सा है? गुरुवार है। अभी पेपर बनाना है। कितने पेपर बनाने हैं इस बार? 1 2 3 4 3 बनाना। तुम लोग का एक अलग अलग बैचेस के। बड़ा टाइम लगने वाला है। 3 पेपर मतलब जानते हो, कम से कम 6 घंटे। 10वें पे है स्टुअर्ट पावर। एक पेपर बनाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। 50 क्वेश्चन। पेपर सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना क्वेश्चन बनाने में लगता है। क्वेश्चन बनाने बहुत लगता है ना बड़ा टाइम, जब पेपर सॉल्व करते हो। नहीं लगा है ये ऐसे लगा देते हैं, एग्जाम में आता है। याद किसको रखना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां। पहले पे है फिब्रिनोजेन, दूसरे पे है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे पे है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथे पे है कैल्शियम आयन, 8वें पे है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। ये सभी सामान्यतः किस रूप में रहते हैं? असक्रिय रूप में, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रक्त स्कंदन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो रक्त स्कंदन की क्रिया कैसे होती है? तो हेडिंग डालो, रक्त स्कंदन की क्रिया। रक्त स्कंदन की क्रिया
रक्त स्कंदन की क्रिया। मान लो हमें कहीं चोट लग गई, कहाँ चोट लगी, कहाँ चोट लगी है? घुटने नहीं लग गई। अक्सर तुम लोग के दिमाग में लगती रहती है चोटें। हाँ, तो जब चोट लगती है, ये मान लो हमारी शरीर की सतह है, शरीर की परत है। अब इसमें चोट लग गई, ऐसा छिल गया, कट गया, कुछ भी हो गया, उधेड़ दिए गए हो, कुछ भी हो गया। उधेड़े जाते हो कि नहीं तुम लोग? अब नहीं उधेड़े जाते। अच्छा, किसके ऐसा होता है, किसके किसके माता पिता ईमानदारी से पिटाई करते हैं? अच्छा, किसके माता पिता जिन्होंने आज तक उनकी एक बार भी उनको थप्पड़ तक नहीं मारा है? माता पिता दोनों, कोई एक ने पीट दिया तो आप इस ग्रुप से बाहर हो जाते। ये आज तक माता पिता ने आपको एक थप्पड़ भी नहीं मारा है। हाँ, कौन है भाई? हाथों पर करो। 1 2 3 4, सभी तो लोग नहीं सुन रहे। अब कौन कौन है जो मतलब जिसको पड़ जाता है कभी कभी? अब मम्मी पापा, पापा मम्मी, पापा ना है, पापा लड़कियों को नहीं आता, लड़कों को लतिया देते हैं। हाँ विकास, नहीं मारते हमको, तो हमको हमारी मम्मी अभी भी एकाध पड़ जाता है कभी कभी। हालांकि वो गुस्से में नहीं मारती, गुस्से में वो रो देती है। मम्मी लोग की आदत है, जब उनको गुस्सा आता है तो रो देती है, इमोशनल कर देती है ना। पिताजी ने हमको आखिरी बार 10 दिसंबर सन 2000 को पीटा था। नहीं, उसके बाद उसी दिन उन्होंने जीवन भर का कोटा पूरा कर दिया, मुझे लगा है। उस दिन घर का कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं होगा जो मेरे ऊपर न चला हो, इसलिए उस दिन याद है 10 दिसंबर सन 2000। आज कितने साल हो गए? लगभग 23 साल हो गए। अरे 24 तो भी चल रहा है ना, दिसंबर आने वाला है। नहीं, उस समय हम 6वीं क्लास में थे। 6वीं क्लास में क्या ही कांड कर लोगे बताओ? बड़े भी नहीं हुए थे कि हम कांड वांड करें। 6वीं क्लास में कोई क्या कर लेगा? दो 2000 में, हाँ 6वीं क्लास में। तो आप सोचो कि वो मुझे आखिर नहीं, वो हुआ क्या था मैं बताऊं। जैसे मैं पिताजी से साइकिल मांग रहा था, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे मोहल्ले में सबके पास साइकिल थी, मेरे पास नहीं थी। तो पिताजी से मांग रहा था तो पिताजी बोले साइकिल नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि दे सकते थे, लेकिन नहीं देंगे सीधा। मैंने कहा ठीक है, नहीं देंगे। तो घर में एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, बहुत पुरानी, मतलब वो उससे भी 30 साल पुरानी थी। जितनी ये बात पुरानी है उससे भी 30 साल पुरानी साइकिल, 73 की साइकिल थी। 73, समझ रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ सन 2000, मतलब वहां से 27 साल पुरानी वो साइकिल थी। मैंने कहा कि आप नई साइकिल दिलवाओगे? नहीं। और वो बड़ी वाली साइकिल थी, दादाजी वाली, एटलस नहीं, उससे भी पुराना ब्रांड, BSA का ब्रांड था वो, BSA। तो मैंने कहा दादाजी की साइकिल है, मैं इसी का रंग रोगन करा लेता हूँ। थोड़ा उसका चलाओ तो ऐसे चों चों आवाज आती थी उसमें। होती थी पुरानी साइकिल हो जाए, जहां जोर लगा दो पेडल पे चों चों, और ज्यादा तेज चलाओगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जो लोग साइकिल चलाते होंगे इस बात का अनुभव उनको होगा। और कई बार अगर दोनों पेडल से आवाज आ रही तो चों चों चों,
तो ऐसी वो साइकिल थी बहुत पुरानी, मतलब 73 की साइकिल थी। और मैंने पिताजी को बिना बताए उस साइकिल को ले जाकर मरम्मत वाली दुकान पे दे दिया कि इसका जो है पूरा सर्विसिंग कर दो, इसका छर्रे वर्रे बदल दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, इसको रंग रोगन पेंट वेंट कर दो। और उसका खर्चा आया कितना? 600 रुपए। पिताजी आए, बोले साइकिल कहाँ है? हमने दे दिया। कहाँ दे दिया? आप नहीं खरीद नहीं रहे थे, हमने इसी को। तो भाई साहब फिर वो गए मेरे साथ दुकान पे, दुकान पे गए, दुकान वाले से पूछा कितना खर्चा है? उसने बोला 600। बस पिताजी वहीं से वापस, मैं पीछे हुआ, सामने पीछे आया यार, उसी व्यक्ति के घर जाना है ना, कहाँ जाओगे? घर आए और जो पिताजी ने पीटा है मुझे, वो पुलिस वाला डंडा था, उससे पीटा, वो टूट गया। फिर पीछे अमरूद का पेड़ था, उससे डंडा तोड़ा, उससे पीटा, खूब पिटाई हुई उसकी। लेकिन मैं साइकिल ले आया। फिर मैं पिताजी को पैसे पिताजी से ही लिए, बोले पैसा नहीं देंगे। हमने कहा मारे कहाँ है? वो मार भी खाए, वो पैसा भी नहीं दोगे आप? ऐसा थोड़ी होता है, होता है भाई आपको पैसा नहीं देना तब नहीं मार। आपने पीट लिया, मार लिया, हमने मार खा ली, आप पैसा दो। फिर पैसे लिए उनसे, गए साइकिल लेके आए, और फिर पिताजी वो साइकिल मार लिए, उसको ले जाके गांव पे रख दिए, बोले ये नई साइकिल बन के आई है, इसको यूज करो। हमने कहा मार खाई हमने, रिस्क लिया हमने, भाई जान का रिस्क था ना, एक आध तमाचा इधर उधर पड़ जाता, अपन तो चले जाते, नन्ही सी जान, छठी क्लास में पढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद से मैं पिताजी को ना याद दिलाता हूँ कि भाई बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहेगा, एक टाइम पे वो बड़ा होता है। फिर याद दिलाता है, पिताजी बहुत मार मारे थे आप। अब उनको जब बोलता था, तो पापा 600 रुपए के लिए आपने मतलब हड्डी कसली कर दी थी हमारी। अब उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार बात गलत तो थी, है ना? लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब जीवन भर के लिए कहने के लिए तो है मेरे पास, जीवन भर इसी बात को बोल तो सकता हूँ कि यार मार भी खाई और साइकिल भी नहीं मिली, वो भी आप ले जाके दे आए। ऐसे कांड हमारे पिताजी ने कई किए। हम क्या कांड किए भाई? हमको तो मालूम था पिटाई होनी है। I was mentally prepared, मैं मानसिक रूप से तैयार था। चलो अब आते हैं क्लॉटिंग पे। हाँ, उसके बाद से ना कुछ भी कांड वांड होता था स्कूल में, हमको रेस्टिकेट भी हुए हैं। मैं साफ बात है, 2 बार रेस्टिकेट हुए स्कूल से, एक बार 15 दिन के लिए, एक बार 2 महीने के लिए। चलती बस से को बाहर फेंक दिए थे, 2 महीने के लिए रेस्टिकेट हुए। प्रिंसिपल ने बोला जाओ पापा को बुला के लाओ, हमने कहा नहीं आएंगे। ये 2005 की बात है, 5-6 की बात है। 11वीं में आ गए थे पापा ने, हम प्रिंसिपल ने बोला जाओ पापा को बुला के, हमने कहा नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? हमने कहा नहीं आएंगे, आपको जो करना है कर लो। बोले रेस्टिकेट कर रहे हैं, कर दो भाई, जो चीज होने वाला नहीं मैं क्यों बोलूं पिताजी से कि आप चलो? उनका सीधा था कांड करो तुम, गाली सुने हम भाग्य। एक रूल उनका है, जो करेगा वही करेगा, हम सुनने नहीं जाएंगे। तुमने किया है तुम भोगो, यही हम भी बोलते हैं पिताजी। अब खैर ठीक है, एज हो गई है, उतना क्या बोले, लेकिन बात की पहले की चीजों याद तो दिलाते ही हैं। गलत तो किया चलो, तो जब भी चोट लगती है बच्चों तो दर्द बहुत होता है ना?
अब भाई ऐसा तो है कि चोट भी लगे और दर्द भी ना हो। हाँ, क्या होता है? किसी ने कुछ बोला, विक्की कौशल, ये कहां से आ गया? तुम्हारा सिग्नल कहीं और पकड़ रहा है क्या? इधर देखो। तो जो शारीरिक त्वचा होती है बच्चों, उसमें पाया जाता है कोलेजन फाइबर। क्या पाया जाता है? कोलेजन फाइबर। जब भी चोट लगती है, सामान्य अवस्था में नहीं, किस अवस्था में? चोट लगने की अवस्था में ये कोलेजन फाइबर डैमेज हुआ। डैमेज होता है तो यहां से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3। अभी अपन ने लिखा था। क्या ये सामान्य अवस्था में स्रावित होगा? क्या ये केवल तब स्रावित होगा जब चोट लगे और क्या डैमेज हो? कोलेजन तंतु। तो ये कहां से स्रावित होता है? कोलेजन तंतु से। क्या ये सामान्यतः रक्त में पाया जाता है? नहीं। और जब ये रक्त में आता है तभी रक्त स्कंदन शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आया रक्त में, कहां से आया? कोलेजन से। रक्त में पाई जाती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज, या इसी को एक और नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम बनाता है कौन? प्लेटलेट्स। अब ये और ये दोनों मिलकर काम करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलते हैं? थ्रोम्बिन में। किसकी उपस्थिति में? प्रोथ्रोम्बिन कैसा होता है? असक्रिय। प्रोथ्रोम्बिन कैसा होता है? असक्रिय। थ्रोम्बिन कैसा होता है? सक्रिय। प्रोथ्रोम्बिन कैसा? असक्रिय। थ्रोम्बिन कैसा? सक्रिय। अब प्रोथ्रोम्बिन बदल गया किसमें? क्या ये जब अगर नहीं आएगा तो क्या ये बदलेगा? क्योंकि ये तो पहले से ही उपस्थित है रक्त में। तो इन तीनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और तीनों में से पहला तभी आएगा जब चोट लगेगी। और चोट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉमा। ऐसी चोट जिससे रक्त स्राव हो उसे क्या कहा जाता है? ट्रॉमा। अब रक्त में एक और स्कंदक कारक पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन। अब थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन ये मिलकर किसको सक्रिय करते हैं? फिब्रिनोजेन को। किसमें? फाइब्रिन में। फिब्रिनोजेन क्या है? असक्रिय। और फाइब्रिन क्या है? सक्रिय। अब ये जो फाइब्रिन होता है बच्चों, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या होते हैं? पतले धागे के समान रेशे। क्या होते हैं ये? पतले धागे के समान रेशे। अब मान लो जहां पर चोट लगी है, ये मान लो हमारा हाथ है और यहां ये चोट लगी है, जहां से छिल गया है, कट गया है, खून बह रहा है। तो ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन के धागे क्या करेंगे? इस चोट वाले स्थान पर एकत्रित होकर एक जालीदार संरचना बना देंगे। ये जालीदार संरचना किसकी बनती है? फाइब्रिन की। क्या होते हैं? पतले धागे के समान रेशे। कब पूछा गया था? कब पूछा गया था? 2021 में। अब ये जो पतले धागे के समान रेशे हैं, इन रेशों पर आकर कौन चिपक जाएगा? और कौन चिपक जाएगा? अब आरबीसी और प्लेटलेट्स इन जगहों पर आकर चिपक जाएंगे और इस जगह को पूरा क्या कर देंगे? ढक देंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का या क्लॉट। आई बात बना लीजिए।
ENZ का मतलब क्या है? एंजाइम। चलिए भाई, बन गया? नहीं बनाना। लिखिए, चोट लगने पर ऊतकों से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चोट लगने पर ऊतकों से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहां लिखा है ऊपर, ऊतकों से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है और तभी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है और तभी रक्त स्कंदन शुरू होता है और तभी रक्त स्कंदन शुरू होता है। अगला पॉइंट, प्लेटलेट से एंजाइम स्रावित होता है। प्लेटलेट से एंजाइम स्रावित होता है। प्लेटलेट से एंजाइम स्रावित होता है जिसे प्रो
प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसे प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, जिसे प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। अगला पॉइंट, कैल्शियम आयन स्कंदन के लिए, कैल्शियम आयन स्कंदन के लिए, कैल्शियम आयन स्कंदन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम आयन स्कंदन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम आयन स्कंदन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट, फिब्रिनोजेन सक्रिय होकर, फिब्रिनोजेन सक्रिय होकर फाइब्रिन, फिब्रिनोजेन सक्रिय होकर फाइब्रिन में बदलता है। फिब्रिनोजेन सक्रिय होकर फाइब्रिन में बदलता है। अगला पॉइंट, फाइब्रिन पतले धागे के समान रेशों के रूप में, फाइब्रिन पतले धागे के समान रेशों के रूप में, फाइब्रिन पतले धागे के समान रेशों के रूप में पाया जाता है। जो चोट लगे स्थान पर, जो चोट लगे स्थान पर रेशों का जाल बना देता है, जो चोट लगे स्थान पर रेशों का जाल बना देता है। अगला पॉइंट, इसी जाल में प्लेटलेट्स और आरबीसी चिपक जाती है। इसी जाल में प्लेटलेट्स और आरबीसी चिपक जाती हैं, जिससे रक्त का थक्का जमता है, जिससे रक्त का थक्का जमता है, जिससे रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, तो रक्त क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। अच्छा, चोट लगने के बाद अगले 1 से 2 मिनट तक रक्त स्राव होता है, जिसे ब्लीडिंग टाइम कहा जाता है। तो चोट लगने के बाद 1 से 2 मिनट तक रक्त स्राव पाया जाता है। चोट लगने के बाद 1 से 2 मिनट तक रक्त स्राव पाया जाता है, जिसे रक्त स्राव पाया जाता है, जिसे ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम या रक्त स्राव का समय, जिसे ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। आगे लिखो, इसके पश्चात, इसके पश्चात 2 से 3 मिनट, इसके पश्चात 2 से 3 मिनट का समय स्कंदन का समय होता है। इसके पश्चात 2 से 3 मिनट का समय स्कंदन का समय होता है। 2 से 3 मिनट का समय स्कंदन का समय होता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, यदि किसी में, यदि किसी में 8वें स्कंदक कारक, 8वां स्कंदक कारक कौन था, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। यदि किसी में 8वें स्कंदक कारक की कमी हो, कमी हो, तो उसमें रक्त स्कंदन क्रिया देरी से होगी, तो उसमें रक्त स्कंदन क्रिया देरी से होगी और इस रोग को हेमोफीलिया कहते हैं।
और इस रोग को हेमोफीलिया कहते हैं। इस रोग को हेमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हेमोफीलिया। बस आज के लिए इतना।